हे गाइस, आपका स्वागत है। मैं हर्षद अली। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा भारत में नवीन राज्यों का उदय। अंग्रेज़ी शासन यहाँ भारत में स्थापित हो चुका है। हमने देख लिया है कि भारत ने जो है सबसे अंत में जो है फ्रांसीसियों को हराया था, जिसमें 3 युद्ध हुए थे जिनको हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध को हम बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये 18वीं सदी चल रही है, उसी समय की बात है ये, यानी 1756 के आसपास का ये समय है। और यहाँ पर इसी समय जब अंग्रेज़ फ्रांसीसी से लड़ रहे हैं तो भारत में आप जानते हैं मुग़ल साम्राज्य भी पैरेलल ही रूल कर रहा है। और इसके अलावा मुग़लों के अधीन शासन करने वाले कुछ राज्य हैं, ठीक है, जो जैसे ही मुग़ल सत्ता वीक होती है, मुग़ल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं मुग़ल साम्राज्य से। इन्हीं को बोलते हैं हम 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय। इसमें कौन कौन से शामिल थे, कौन कौन से राज्य शामिल थे, ऐसे आप आसानी से बता सकते हैं। जिसमें हम बात कर लेंगे किसकी, बंगाल की। सबसे इम्पॉर्टेंट है बंगाल, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट है बंगाल। जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो अधिकार किसी राज्य पर किया था तो बंगाल पर ही किया था अंग्रेज़ों ने। बहुत ज़्यादा संपन्न था जो बंगाल था। दूसरा अवध, ठीक, अवध हैदराबाद, अवध हैदराबाद, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। तो कौन कौन से और राज्य आपको देखने को मिलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य के समय, जब मुग़ल साम्राज्य हमारे देश में था, ठीक, तो उस समय कुछ राज्य जो थे मुग़लों के ही अधीन थे पहले वो, लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल बादशाह आएंगे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, कमज़ोर शासक होते हैं, जिससे मुग़लों का पतन होना शुरू हो जाता है। और ये लोग भी मौका पा करके क्या करते हैं, बंगाल के लोग, ठीक है, बंगाल के जो सूबेदार पहले नियुक्त किए गए थे औरंगज़ेब के द्वारा, अवध में हो चाहे हैदराबाद में चाहे मैसूर में, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, मुग़लों से अलग स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक, चलिए इन्हीं की बात करेंगे। तो कौन कौन से साम्राज्यों को हमें पढ़ना है, बंगाल पढ़ेंगे हम, अवध पढ़ेंगे, हैदराबाद पढ़ेंगे, मैसूर, सिख राज्य, मराठा और पेशवा। ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ये मॉडर्न इंडिया का आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं पहले बंगाल से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो उस समय का बंगाल था, उस समय का जो बंगाल था उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, या बंगाल किसको कहा जाता था। वो एरिया आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये एरिया क्या है, ये वाला, ये आज जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, इधर पश्चिम बंगाल, ठीक, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इधर आ जाइए बिहार, इधर आ जाइए उड़ीसा, और इसमें झारखंड में मिला लीजिए। ये पूरा, ये सब एक, इसको मानिए ये था पूरा बंगाल अंग्रेज़ों के समय का। ये अंग्रेज़ों के समय का बंगाल इतना विस्तृत हुआ करता था, ठीक है। तो आज अगर आप बंगाल पुराने वाले की बात कर रहे हो, तो जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है हमारे देश का, और बांग्लादेश जो अलग से देश है, बिहार हमारे देश का राज्य है, झारखंड, उड़ीसा, इन सबको एक जगह मिला दिया जाए तो यही बंगाल था अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है। और इस समय मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल डायनेस्टी चल रही थी। मुग़ल डायनेस्टी का रूल था देश में हमारे, और मुग़लों के अधीन जो है बंगाल एक सूबा हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था मुग़लों के अधीन, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य में बंगाल जो है एक सूबा हुआ करता था, किसके अधीन, मुग़लों के अधीन, ठीक। और ये सर्वाधिक संपन्न सूबा था, जितने भी सूबे थे भारत में सर्वाधिक संपन्न था कौन सा, बंगाल, ठीक। और बंगाल में जब मुग़ल साम्राज्य चल रहा था उस समय औरंगज़ेब जीवित था। औरंगज़ेब ने क्या किया, 1700 ईस्वी में, औरंगज़ेब ने 1700 ईस्वी में एक व्यक्ति है मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां नाम के व्यक्ति को औरंगज़ेब ने बंगाल का दीवान बना दिया, ठीक है, बंगाल का दीवान बना दिया। आपसे पूछा जाएगा औरंगज़ेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान किसको नियुक्त किया था, तो ये मुर्शीद कुली खां था, ठीक। और इसी वक्त जो बंगाल का जो सूबेदार था वो कौन था, अजीमुशान था, अजीमुशान था, ठीक है, अजीमुशान था। क्लियर हुआ, चलिए अजीमुशान था। इसके बाद
औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल समय है, भूमिका बनाने में प्रश्नों की ये टॉपिक की आपको हेल्प करेगा। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, ठीक। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसमें जो शासक आएंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, वो बड़े कमज़ोर शासक आते हैं, ठीक। वो ज़्यादा समय के लिए रूल नहीं करते हैं और धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो जाता है, ये डायनेस्टी अपने खात्मे की तरफ पहुँच जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद आता है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। उसके बाद आता है जहांदार शाह 1712-1713 तक। उसके बाद आता है फर्रुखशियर, उसके बाद आता है फर्रुखशियर 1713-1719, ठीक है। ये क्रम हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये इस समय हमें डिस्कस करना है जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई और बंगाल का जो दीवान था वो मुर्शीद कुली खां को बनाया गया था। तो जैसे ही इसको पता लगा और इसने क्या किया, इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुर्शीद कुली खान ने क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य के अधीन ही पहले सूबा हुआ करता था बंगाल, इसको इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो स्वतंत्र बंगाल की नींव किसके द्वारा डाली गई, मुर्शीद कुली खां की। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्र भारत की नींव किसने डाली, स्वतंत्र बंगाल की नींव किसने डाली, मुर्शीद कुली खां ने। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाता बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो यही कहलाया बंगाल का प्रथम नवाब, इसको बोलते हैं मुर्शीद कुली खां, ठीक है। नाम याद रख लीजिए। और इसको किसने बनाया था, फर्रुखशियर ने बनाया था। फर्रुखशियर कौन था, मुगल बादशाह था, ठीक है, मुगल बादशाह हुआ करता था। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे मुर्शीद कुली खां के बारे में। तो मुर्शीद कुली खां का जो शासन है वो शुरू होता है 1717 से लेकर 1727। तो बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां कब बनता है, 1717 में बनता है। और उड़ीसा जो था, उड़ीसा को भी बंगाल के क्षेत्र में ही शामिल कर लेता है ये। तो उड़ीसा का नवाब जो है ये भी कौन था, मुर्शीद कुली खां ही था, ये भी 1717 में ही बनता है। तो मुर्शीद कुली खां क्या करता है, ये एक व्यवस्था शुरू करता है, इसको बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा या इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ जब आएंगे, अंग्रेज़ तो आ चुके हैं, अंग्रेज़ भी अपने अपने ब्रिटिश टाइम की क्या शुरू करते हैं, आर्थिक नीतियाँ शुरू करते हैं। उसमें महलवाड़ी सिस्टम है, ठीक है, ज़मींदारी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं शुरू करते हैं। तो वो जो है एक तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, परमानेंटली ज़मींदारों को नियुक्त करते थे। ज़मींदार को नियुक्त कर दिया कि आप इस एरिया से बोली लगवाते थे कि ये क्षेत्र है, इस पर जो कृषि या खेती की जाएगी, इससे आप लोग को जो लगान वसूल होगा, जो सर्वाधिक, जो ज़मींदार सबसे ज़्यादा लगान वसूल करेगा, सबसे ज़्यादा जो राजस्व की वसूली करेगा, उसको ज़मींदारी मिलेगी। वो परमानेंट दिया जाता था उनको, ठीक है, ज़मींदारी। लेकिन इसने क्या किया, जो मुर्शीद कुली खां था, इसने क्या किया, इसने जो इजारेदारी प्रथा शुरू की, और इस इजारेदारी प्रथा में क्या किया, जो राजस्व वसूला जा रहा है वो ज़मींदारों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया था, ठीक है, यानी टेम्पोररी, कुछ समय के लिए ही ज़मींदार नियुक्त किया है, जैसे ठेके पर दिया है, इसको बोलते हैं ठेकेदारी व्यवस्था, ठेके पर दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ज़मींदारों का रुख किस तरह से रहेगा, उनको ना तो डेवलपमेंट, वो विकास करेंगे कृषि में ही, ठीक है। एक तरीके से भूमि पर अस्थायी स्वामित्व किसको दिया, ज़मींदारों को दिया। किसने, मुर्शीद कुली खां ने। भूमि पर अस्थायी स्वामित्व ज़मींदारों का था। तो बंगाल में राजस्व की वसूली इस तरह से एक तरीके से बढ़ गई थी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये भाई परमानेंट नहीं थी, तो यहाँ पर इन ज़मींदारों का विद्रोह भी होता है। तो तीन ज़मींदार थे जो विद्रोह करते हैं मुर्शीद कुली खां के टाइम पे। पहला विद्रोह जो किया जाता है वो सीताराम राय के द्वारा, उदय नारायण के द्वारा और गुलाम मोहम्मद के द्वारा। इसके बाद दूसरा जो विद्रोह है वो शुजात खां के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो है वो नजात खां के द्वारा किया जाता है। ये हैं ज़मींदार, ठीक है, जो विद्रोह करते हैं मुर्शीद कुली खां के टाइम पे। तो ज़मींदारों का विद्रोह किसके टाइम पर हुआ, मुर्शीद कुली खां के टाइम पर। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं। तो इसने क्या किया था, मुर्शीद कुली खां ने, जो बंगाल है, बंगाल में इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। और बंगाल की राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी, और उसने ढाका से मुर्शिदाबाद इस राजधानी को बनाया, ठीक है। चलिए, मुर्शीद कुली खां हो गया। और मुर्शीद कुली खां ने एक तरीके से जो किसान हुआ करते थे, गरीब किसानों के लिए उसने एक ऋण की शुरुआत की थी, तकावी ऋण देता था ये
उनके डेवलपमेंट के लिए। तो भू राजस्व देने में जो सक्षम नहीं होते थे, उनको सक्षम बनाने के लिए, कृषि के डेवलपमेंट के लिए तकावी ऋण देता था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां से इतने ही प्रश्न बनते हैं। आगे हम बात करेंगे, हम बंगाल पे ही बात कर रहे हैं, बंगाल के नवाबों की शुरुआत हो गई है मुर्शीद कुली खां से। अब हम बात करेंगे किसकी, शुजाउद्दीन की। जो शुजाउद्दीन है ये बंगाल का दूसरा नवाब है। शुजाउद्दीन किसके बाद आता है, मुर्शीद कुली खां के। 1727 से 1739 तक रहता है। मुर्शीद कुली खां का ये दामाद था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां का दामाद हुआ करता था शुजाउद्दीन। और इसने क्या किया था, बिहार को मिला करके, बिहार को किस में जोड़ा था इसने, या बिहार को बंगाल में इसने ऐड किया था। ठीक है, और बिहार का इस समय जो बिहार का नायब सूबेदार था वो कौन था, अलीवर्दी खां। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का सूबेदार इसके समय कौन था, शुजाउद्दीन के, वो था अलीवर्दी खां। तो पहले हमने पढ़ा मुर्शीद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन, अब अलीवर्दी खां। इसके अलावा जो शुजाउद्दीन था, शुजाउद्दीन का बेटा 1739 में क्या बनता है, ये बनता है सरफराज। सरफराज किसका बेटा था, शुजाउद्दीन का पुत्र था ये। 1739 में एक तरीके से इसको ये क्या बन जाता है, ये बंगाल का अगला नवाब बनता है। लेकिन जो अलीवर्दी खां है, ठीक है, अलीवर्दी खां जो है बंगाल का एक तरीके से सूबेदार था। ठीक है, सॉरी, अलीवर्दी खां जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, देखिए जो बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया गया था, ये इसके अलीवर्दी खां जो बिहार का सूबेदार था, बिहार तो उसी में शामिल था, बंगाल में ही। ठीक, तो अलीवर्दी खां जो है विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने के बाद में एक युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध। इस घेरिया के युद्ध में वो सरफराज को पराजित कर देता है अलीवर्दी खां, और बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। बंगाल का अगला नवाब बन जाता है अलीवर्दी खां। तो 1740 से 1756 ईस्वी तक इसका अलीवर्दी खां का ये नवाब रहेगा। कहाँ पर, बंगाल में। इसको कहा जाता है बंगाल का महंतम नवाब। याद रखिएगा, बंगाल का महंतम नवाब अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां क्या करता है, उस समय मुगल साम्राज्य तो चल ही रहे थे और इसे स्वतंत्र घोषित कर ही दिया गया था। तो ये क्या करता है, मुगल सम्राट को ये पैसे देता है, एक तरीके से मुगल सम्राट को ये 2 करोड़ रुपए का नजराना या घूस दे करके, रिश्वत दे करके अपना पद स्थायी करवा लेता है बंगाल के नवाब का। और बाद में जो है मुगल सत्ता को या मुगल साम्राज्य को वो टैक्स देना बंद कर देता है। ठीक है, कौन बंद कर देता है टैक्स भेजना, टैक्स भेजना अलीवर्दी खां जो है मुगल साम्राज्य में टैक्स देना बंद कर देता है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का नजराना वो पहले ही दे चुका है अपना पद स्थायी करने के लिए। ठीक, जो अंग्रेज़ हमारे देश में षड्यंत्र कर रहे थे, अंग्रेज़ों की विचारधारा अलीवर्दी खां के समझ में आ गई थी। अंग्रेज़ों के षड्यंत्र को समझने में अलीवर्दी खां बिल्कुल सफल होता है, और ये एक स्टेटमेंट भी जारी करता है अंग्रेज़ों को लेकर के। अंग्रेज़ों की तुलना ये मधुमक्खियों से करता है। उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलीवर्दी खां कहता है कि जो यूरोपीय लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, ये मधुमक्खियों के समान हैं। यदि इन्हें नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक इनको नहीं छेड़ा जाएगा तब तक ये आपको शहद देंगी। ठीक, और अगर इनको छेड़ दिया अंग्रेज़ों को तो ये काट कर आपको खाएंगी, यानी ये आपको काट लेंगी। तो यूरोपियों, अगर हम बात करें अलीवर्दी खां की, तो अलीवर्दी खां ने क्या अंग्रेज़ों की तुलना किससे की है, ये प्रश्न पूछा हुआ है मधुमक्खियों से। जब तक आप उन्हें, मधुमक्खियों को नहीं छेड़ेंगे तब तक आपको शहद देंगी, अगर आपने इनको छेड़ दिया तो वो आपको काट लेंगी। तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था। तो इस तरह से इनके षड्यंत्र की समझ ये रखता था। और बाद में अलीवर्दी खां क्या करता है, मराठों से भी इसके संबंध ठीक नहीं थे, तो मराठों से भी ये जो है संधि कर लेता है। तो इस संधि में 1751 में उड़ीसा प्रांत और जो 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ है वो एक तरीके से मराठों को देना ये स्वीकार कर लेता है। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां हुआ करती। अलीवर्दी खां जो था, इसकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियों की शादी कर चुका था, लेकिन उन तीनों जो दामाद थे, इन तीनों दामादों की मृत्यु हो जाती है। और जो इसकी बेटियां थीं अलीवर्दी खां की जो बेटियां थीं, ठीक है, अलीवर्दी खां की जो बेटियां थी, एक का विवाह ढाका में होता है, दूसरी का विवाह पूर्णिया में और तीसरी का विवाह पटना में करता है। तो अलीवर्दी खां की जो बड़ी बेटी थी, ठीक है, वो कौन थी, घसीटी बेगम। ठीक, घसीटी बेगम नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये हिस्ट्री में नाम इम्पॉर्टेंट है। पूर्णिया में जो थी इसकी बेटी, उसका एक बेटा था जिसका नाम है शौकत जंग, और सबसे छोटी बेटी थी, उसका बेटा था सिराजुद्दौला। नाम समझ में आया ये, सिराजुद्दौला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की मौसी हुआ करती थी घसीटी बेगम और ये शौकत जंग। ये सब क्यों चाहेंगे कि छोटी बेटी का जो बेटा है, जो सिराजुद्दौला है, वो उत्तराधिकारी बने। तो इनमें भी संघर्ष देखा जाता है। आगे जो है अब कौन बन जाता है, जो अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी थी पटना में,
तो उसका बेटा है सिराजुद्दौला, ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन घसीटी बेगम, शौकत जंग ये नहीं चाहते हैं, तो ये इसके दुश्मन एक तरीके से हो जाते हैं। तो सिराजुद्दौला की बात करेंगे। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम हमें क्या मिलता है? मिर्ज़ा मोहम्मद। मिर्ज़ा मोहम्मद। तो 1756 से लेकर 1757 तक ये एक तरीके से 1 साल ही कह लीजिए इस पद पर रहता है। और सिराजुद्दौला का ही सेनापति कौन होता है? मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, ये दोनों ही इसके सेनापति थे। किसके? सिराजुद्दौला के। 1756 में जो मनिहारी है, 1756 में मनिहारी में शौकत जंग और जो सिराजुद्दौला है इनके बीच में युद्ध होता है। क्योंकि शौकत जंग जो है एक तरीके से क्या है, शौकत जंग अभी हमने डिस्कस किया, तीनों बहनें थीं। तीनों बहनों में एक बेटा जो है तीसरी बहन का वो सिराजुद्दौला है, एक तरीके से भाई हैं ये। 1756 में मनिहारी नाम की जगह में शौकत खां सिराजुद्दौला की जंग होती है और इसमें सिराजुद्दौला जीत जाता है। सिराजुद्दौला जीत जाता है। और 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध हमने आपको डिस्कस किया था, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में चल रहा था। ठीक है, तो अंत में उसमें भी 1760 में एक वांडीवाश का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ जो है फ्रांसीसी को हरा। तो उस समय की बात है ये 1756। उस समय अंग्रेज़ फ्रांसीसी से लड़ रहे थे और यहाँ पर पैरेलली बंगाल में ये इस तरह का डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के समय में क्या हुआ, जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे तब? अंग्रेज़ जो है कलकत्ता था उसकी किलेबंदी करना शुरू कर रहे थे। और जो फ्रांसीसी हैं वो चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे। इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने दोनों को वार्निंग दी, अंग्रेज़ों को भी फ्रांसीसियों की किलेबंदी करना रोक दें, आपके पास कोई परमिशन नहीं है यहाँ की किलेबंदी करने की। ठीक है, इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इसमें क्या है, जो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, किलेबंदी को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो ये क्या करता है, 1756 में अंग्रेज़ों पर अटैक करता है कौन? सिराजुद्दौला, और कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है। और कलकत्ता का ये नाम बदलकर क्या रख देता है? अलीनगर। अलीनगर नाम बदलकर रख देता है सिराजुद्दौला कलकत्ता का। क्लियर हुआ? और अब भी क्या होते हैं, अब भी अंग्रेज़ एक तरीके से ये क्या करता है, सिराजुद्दौला जब वो किलेबंदी करने से नहीं रुक रहे थे अंग्रेज़, तो 4 जून 1756 को कासिम बाज़ार पर ये अपना कब्ज़ा कर लेता है। दूसरा 15 जून को कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। 20 जून को ही फोर्ट विलियम पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो अंग्रेज़ जो पहले फोर्ट विलियम में रहते थे, तो ये जो है अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाते हैं और ये फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ले लेते हैं। ठीक है, कौन? अंग्रेज़। जब ये बंगाल पर एक तरीके से कब्ज़ा हो गया, किसका? जब बंगाल पर कब्ज़ा हो गया था किसका? सिराजुद्दौला का, तो अंग्रेज़ यहाँ से भागकर फुल्टा द्वीप पर जो है शरण ले लेते हैं। ठीक, तो एक घटना का जिक्र मिलता है, घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला के समय की। ठीक, कि जो सिराजुद्दौला है जब किलेबंदी करने से अंग्रेज़ नहीं रुक रहे थे, तो इसने क्या किया, 146 अंग्रेज़ों को पकड़कर एक काल कोठरी में बंद कर दिया, एक रूम में बंद कर दिया 146 को, जिसमें से 123 की तो मौत हो जाती है, जिसमें से 23 जिंदा बचते हैं। एक उसमें था विलियम हॉलवे, जो इस कहानी की, इस घटना का जिक्र करता है। अंग्रेज़ था तो इस कहानी का जिक्र करता है, लेकिन भारतीय इतिहासकार जो हैं वो मना करते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। चलिए, 20 जून को ये घटना होती है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटित होती है, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। एक अंग्रेज़ अधिकारी है विलियम हॉलवेल, इसी ने इस घटना का जिक्र किया है। लेकिन इसी के समकालीन एक राइटर और थे, गुलाम हुसैन, इनकी किताब थी सियारुल मुख्तरीन। ठीक है, मुख्तरीन, इसमें जो है इस घटना का ये जिक्र नहीं करते हैं इस किताब में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा तो विलियम हॉलवेल ने इस घटना को बताया था, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना थी। और इस घटना में क्या हुआ था, जो 146 अंग्रेज़ थे, 146 में एक कोठरी में बंद कर दिया था, केवल 23 अंग्रेज़ इसमें जिंदा बचते हैं, 123 इसमें मर जाते हैं। और इस घटना का जब पता चलता है तो क्या होता है, इसके लिए 2 अंग्रेज़ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जो कि सिराजुद्दौला पर आक्रमण करेंगे। कौन कौन थे? एक तो था इसमें रॉबर्ट क्लाइव और एक था वाटसन। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ये पहले क्लर्क हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन इसको नियुक्त कर दिया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला पर अटैक किया और कलकत्ता पर अपना अधिकार अंग्रेज़ों ने जमा लिया। और यहाँ पर होती है एक संधि जिसे हम कहते हैं अलीनगर की संधि, 1756 में ही अलीनगर की जो संधि होती है, उसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। इसमें बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की जो है इजाज़त मिल जाती है और कलकत्ता की किलेबंदी करने की भी इजाज़त ले लेता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र हमने बताया था, सिराजुद्दौला जो था सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, लेकिन वो सिराजुद्दौला से जला करता था एक तरीके से, और वो खुद चाहता था बंगाल का नवाब बनना। ठीक, तो
रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र मिलकर षड्यंत्र करते हैं और एक युद्ध होता है। अब यह है बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध, यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है अंग्रेज़ों का भारत में प्रभुत्व संपन्न स्थापित होने का। तो 23 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछी है, 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में एक तरफ है अंग्रेजी सेना जिसको लीड कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला, भारत की सेना, बंगाल के नवाब है ये सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला के दो विश्वास पात्र थे, एक तो मीर हमदान था, एक मोहन लाल था। ये दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं। मात्र 1.5 घंटे तक ये युद्ध चलता है और इसमें अंग्रेज़ों के पास तो तोपें हुआ करती थी, आधुनिक बंदूकें थीं एक्चुअली। उन आधुनिक बंदूकों से इनको क्या कर देता है, जल्दी से 1.5 घंटे में ही इस युद्ध को समाप्त कर देता है। सिराजुद्दौला पराजित होता है। पराजित क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र और जो राय दुर्लभ हैं वो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। युद्ध होने पर भी वो कुछ नहीं करते, अंग्रेज़ों की तरफ हो जाते हैं, पहले ही जैसे शुरू में तय हुआ था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला पराजित होता है इसमें। बंगाल पर अब अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और यहाँ पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था 1757 से 1760 तक। क्लियर हुई ये बात? आगे चलेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। इसको 1757 से 1760 तक बनता है, फिर 1765 से 1767 तक रहता है दूसरी बार। तो मीर जाफ़र को इतिहासकारों ने क्लाइव का गीदड़ कहा। था तो सिराजुद्दौला का सेनापति, लेकिन ये किसके प्रभाव में रहता है? रॉबर्ट क्लाइव के। तभी तो बनता है मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव बना देता है बंगाल का अगला नवाब। ठीक है, या इसके अलावा फिर इसके बाद में आता है जो मीर जाफ़र है। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम 1761 में बंगाल का अगला नवाब बनता है। तो अंग्रेज़ों की योजनाओं को विफल करने के लिए, ये भी बहुत शातिर था, तो अंग्रेज़ों की जो योजनाएं थी उनको विफल करने के लिए जो सेना है उसको संगठित करना शुरू करता है ये। तो मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी एक तरीके से कहाँ की, मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार को स्थानांतरित कर लेता है और यहीं मुंगेर में ये अपनी सेना को संगठित कर रहा था और तोपखाने भी लगा रहा था। ठीक, तो अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ों को इस बात की खबर मिली तो 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम पर अटैक कर दिया, लेकिन मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। मीर कासिम भाग करके चला जाता है यहाँ से दूर अवध के नवाब के पास। तो मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है 1763 से लेकर 1765 तक। और अब क्या होता है, जो मीर कासिम है ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंच जाता है और इस समय मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम सेकंड। इस समय मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। तो अब क्या करता है जो मीर कासिम है, जब इन तीनों को एकजुट करने की कोशिश करता है, एक तरीके से क्या करता है, गठबंधन अलायंस बनाता है। तो मीर कासिम क्या कर रहा है, मीर कासिम ने गठबंधन किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, सबसे ऐतिहासिक युद्ध होता है अब बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। 22 अक्टूबर 1764 को एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना की तरफ से जो अंग्रेजी सेना थी उसकी तरफ से जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, ब्रिटिश आर्मी का ये चीफ था। तो इसमें भारत की जो 3 सेनाएं लड़ रही थी, एक तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, ये 3 सेनाएं भारत की तरफ से थी और इधर ब्रिटिश की तरफ से केवल हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध में भी इन तीनों सेनाओं को पराजित कर दिया जाता है भारत की। जैसे ही अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय सेनाएं पराजित की जाती हैं, यहीं पर क्या होता है, इस बक्सर के युद्ध पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का शासन अब शुरू हो जाता है। तो भारत पर पूर्णता, आपसे पूछा जाए भारत पर पूर्णता जो अधिकार हुआ था अंग्रेज़ों का, तो किस युद्ध के बाद हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद कुछ नहीं एक तरीके से बचता है भारतीय साम्राज्य में, वो के सारा का सारा अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। तो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सेना पराजित होती है और जब बक्सर का युद्ध हुआ है, बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था? वेंसी टाट था, याद रखिएगा, वेंसी टाट 1764 में। ठीक, और बंगाल का जो नवाब था मीर जाफ़र था। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का अब क्या होगा, अंग्रेज़ों के द्वारा अब 1765 में एक संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में, ये इलाहाबाद की संधि होती है। प्रश्न पूछता है इस पर, ये किस किसके बीच में होती है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 2 संधियाँ होती हैं इसमें, इलाहाबाद की संधि में, जिसमें बंगाल में जो व्यापार करने के बहुत सारे अधिकार ले लिए जाते हैं बिहार उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आप डेट्स वगैरह याद रखेंगे सारी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था
बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन में क्या था, बंगाल पर जो है बंगाल के लोगों से डबल 2 तरीके का टैक्स उसने वसूलना शुरू किया। और इसमें एक टैक्स तो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक लोकल रूलर को इसने क्या किया था, इस लोकल रूलर को इसने अपॉइंट किया था, तो एक टैक्स ये लेता था। दोनों तरह का टैक्स लेकर के किसके पास जाता था? अंग्रेज़ों के पास में। ठीक है, ये बंगाल में द्वैध शासन जो है इसको ये जो है 7 वर्षों तक चलता है। ये पूछा जाता है 1765 से 1772 तक चलता है ये। इसको कहा जाता है भारत की लूट। भारत की लूट का समय क्या है? यहाँ से बंगाल से इतना धन निकाल लिया जाता है डबल टैक्स लगाकर कि सारा का सारा ब्रिटिश इंडिया को भेज दिया जाता है। एक तरीके से अंग्रेज़ों की कंपनी लूट लेती है भारत से। इसको क्या कहा जाता है? भारत की लूट कहा जाता है। इसके बाद आता है नजमुद्दौला। 1765 में बंगाल का अगला नवाब बनता है नजमुद्दौला। ये मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी हुआ करता था। पूरे बंगाल पर अब अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो ये जो नजमुद्दौला हैं ये अब जो है अंग्रेज़ों के प्रभाव में बने हुए नवाब हैं, इंडिपेंडेंटली कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नजमुद्दौला को अंग्रेज़ क्या करते थे? 50 लाख की वार्षिक पेंशन दिया करते थे। पेंशन पे रखा हुआ था नवाबों को। उसके बाद आता है सैफुद्दौला। तो सैफुद्दौला जो है बंगाल का अगला नवाब बनता है 1766 में। इसके समय जो वार्षिक पेंशन 50 लाख थी अब वो 12 लाख कर दी जाती है। मुबारक-उद-दौला 1770 में आता है, बंगाल का अंतिम नवाब इसको कहा जाता है। इसकी पेंशन घटाकर इसके समय 10 लाख कर दी थी वार्षिक। क्लियर हुआ? और 1772 में बंगाल का जो गवर्नर बनकर के आता है कौन है? वो वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन लगाया था उस द्वैध शासन का अंत यही करता है। तो 1775 में जो वारेन हेस्टिंग था इसने बंगाल के नवाब के पद को ही समाप्त कर दिया था। क्लियर हुआ? तो बंगाल के नवाब या बंगाल के बारे में हमने पढ़ लिया, या बंगाल में जो डेवलपमेंट हुए थे, अंग्रेज़ उन्हें किस तरह से कब्जा किया। बंगाल जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। इसके अलावा हम दूसरे हैदराबाद को डिस्कस करेंगे, अवध को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।